नमस्कार, आपका राज्य में आपका स्वागत है। मैं हूं कशिश और खबरों की शुरुआत करते हैं यूपी के कानपुर से। यूपी के कानपुर के भीतरगांव क्षेत्र में सुबह करीब 8 बजे एक बड़ा हादसा हो गया। स्कूली बच्चों से भरी प्राइवेट बस बाइक सवारों को टक्कर मारते हुए गहरे पानी भरे गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई और एक बच्ची घायल हो गई। बस में मौजूद सभी बच्चे को सुरक्षित निकाल लिए गए। हालांकि कई बच्चे चोटिल हुए और दहशत में आ गए। पुलिस ने घायलों को सीएचसी पहुंचाया। मृतकों के परिजनों ने सड़क जाम कर दिया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। आज सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया जब बच्चों से भरी एक प्राइवेट बस खंती में जाकर गिरी और हादसा इतना खतरनाक भयंकर था कि लोगों की रूह कांप गई और जो ग्रामीण थे इकट्ठा होकर सभी बच्चों को बाहर निकाला। एक भी बच्चे के कोई हताहत होने की कोई संभावना नहीं, मगर बस को मोटरसाइकिल बचाने वाले के चक्कर में 2 मोटरसाइकिल में जो सवार थे उनकी दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। और बताते हैं कि जो 4 व्हीलर गाड़ी आ रही थी ओवरटेक के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हुआ है। और जिस तरीके हादसा हुआ है लोगों की रूह कांप गई। जिस तरीके कम से कम जो बस में सवार थे बच्चे कम से कम 35 बच्चे सवार थे और ये जो पानी भरा है सड़क के किनारे जो खंती बनी है और जिस तरीके इसमें जो बस जब गिरी है तो बच्चों के जो है रूह कांपने कर लगी। इतनी ज्यादा बच्चों के अंदर दहशत थी, एक दूसरे को पकड़ के रोने लगे। जो ग्रामीण इकट्ठा हुए सभी बच्चों को सकुशल बाहर निकाला और जिस तरीके जो बाइक सवार थे 2 लोगों की मौत हुई है। गोविंद शुक्ला के साथ लाखन सिंह, सुदर्शन न्यूज, घाटमपुर। यूपी के चंदौली जनपद के यात्रियों के लिए बड़ी राहत की खबर है। राज्यसभा सांसद साधना सिंह के प्रयासों से गया नई दिल्ली महाबोधि एक्सप्रेस अब चंदौली मझवार स्टेशन पर रुकेगी। रेल मंत्रालय ने यह निर्णय सांसद के पत्र और संसद में उठाए गए मुद्दों के बाद लिया। साधना सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का आभार व्यक्त किया। पहले ठहराव के दौरान स्टेशन पर यात्रियों के चेहरे पर खुशी साफ नजर आई। यह ठहराव चंदौली के लोगों को दिल्ली समेत बड़े शहरों से बेहतर जुड़ाव प्रदान करेगा। यहाँ ठहराव हो रही है कोरोना काल के बाद पहली बार और ये चंदौली जनपद के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारे राज्यसभा सांसद माननीय साधना सिंह जी का ये बहुत बड़ा प्रयास था जो आज रंग लाया। हम लोग पहले मुगल सराय जाना पड़ता था, यहाँ से 15-16 किलोमीटर दूर। और कितने लोगों को फायदा होगा अगर यहाँ पे महाबोधि ट्रेन रुकेगी तो? ये कम से कम 15-16 लाख लोगों को फायदा होगा। आधा चंदौली, पूरा बरहनी, आधा आपका धरौली से लेकर के और कमालपुर तक के लोग यही आकर के करते हैं। राज्यसभा सांसद को क्या कहेंगे आप इस उपलब्धि के लिए? बहुत बड़ी उपलब्धि है। चंदौली की जनता की तरफ से उनको बधाई और साधुवाद देंगे और ये कहेंगे कि आप स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर हैं, आगे भी प्रयास करते रहिए और भी ये हंसी है। जनपद के लिए आज बड़ा ही सौभाग्य का विषय है और हम अपने सांसद सहित यहाँ के लोगों को सुदर्शन न्यूज चैनल की सौजन्य से बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ, बधाई दे रहा हूँ कि आज से महाबोधि एक्सप्रेस जो कि गया से चलकर दिल्ली के लिए जाती है, कोरोना काल में किन्हीं कारणवश ये बंद हो गया था और आज से ये फिर यहाँ के स्थानीय निवासी अपने बहन श्रीमती साधना सिंह जी जो कि राज्यसभा सांसद हैं, इन्होंने अथक प्रयास किया। जिस समय दून एक्सप्रेस रुका था हमने इनसे निवेदन भी किया था और इन्होंने जनहित में और अपने यहाँ की सारी जनता का ध्यान रखते हुए आज से ये ट्रेन रुकवा दी। भारत सरकार, मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब इसका लाभ यहाँ की जनता को। कितने लोगों को लाभ मिलेगा? जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से जो भी लोग यहाँ से अब से पूर्व DDU जाकर ट्रेन पकड़ रहे थे उनको अब चंदौली से वो ट्रेन पुनः पकड़ने में सहूलियत। चंदौली मझवार रेलवे स्टेशन है और लोकप्रिय राज्यसभा सांसद साधना जी के प्रयास से महाबोधि एक्सप्रेस का आज से यहाँ पे ठहराव हुआ है। और सबसे पहले तो सुदर्शन न्यूज चैनल में आपका स्वागत है और यहाँ पे योगी मोदी जिंदाबाद और साधना सिंह जिंदाबाद। पूरी जनता जनार्दन के साथ कार्यकर्ता भी खुश हैं, क्या कहेंगे? देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से अपने शीर्ष नेतृत्व को बधाई देते हैं और आपके चैनल के माध्यम से आपके चेयरमैन और हमारे बड़े भाई को भी बधाई देते हैं
और ये मांग महाबोधि की कोरोना काल में बंद हो गया था ट्रेन, लेकिन जब मैं बाज़ार में निकलती थी, क्योंकि मैं उद्योग व्यापार मंडल की जिला अध्यक्ष भी थी, आज मैं उद्योग व्यापार मंडल की वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी हूँ उत्तर प्रदेश की, तो व्यापारियों का मांग था, किसानों का मांग था, नौजवानों का मांग था, और जो अधिकारी कर्मचारी जाते आते थे उनके लिए दिक्कतें थी, उनकी मांग थी। तो हमने आश्वासन दिया था, लेकिन ईश्वर की कृपा रही मेरे ऊपर कि मुझे रेलवे स्टैंडिंग कमेटी की सदस्य जब पार्टी ने बना दिया, सरकार ने मुझे बना दिया, तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि अब मैं जब स्टैंडिंग कमेटी में आ गई रेलवे की, तो अब जो मैं जिससे मिलूंगी वो मेरा काम होगा। और वही हुआ। मैंने चेयरमैन से मिला, मैं अपने मंत्री रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भाई साहब से मिली, और सभापति महोदय से सी रमेश जी से मिली, और उन्होंने आश्वासन दिया कि नहीं होगा। लेकिन प्रयास करते करते 1 साल में ये ट्रेन पुनः मुझे 2 मिनट के लिए मिली है। आप सबके चैनल के माध्यम से अपने नगरवासी को, अपने क्षेत्रवासी को ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हैं, और अपने भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं को ढेर सारी बधाई शुभकामना देते हैं। एक सवाल और है, विपक्षी श्रेय ले रहे हैं कि हमारा प्रयास है, लेकिन जो यहाँ की जनता जनार्दन बोलती है कि जहाँ से साधना सिंह का नाम शुरू होता है विकास होने से होता है, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है, जब आदमी विचलित हो जाता है, विक्षिप्त हो जाता है, तो कुछ भी करने और कहने को तैयार रहता है। उनको समझ नहीं है कि क्या उनकी सरकार तो है नहीं, और जितना उनकी सुनवाई हो जा रही वही बहुत जाते हैं, और झूठा आश्वासन नहीं देना चाहिए। अब आ गए थे तो झंडी दिखवा दिया गया। अभी राज्यसभा यूपी के वाराणसी से खबर है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर पहुंचे। वाराणसी पहुंचते ही उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने 6 जगहों पर गुलाब की पंखुड़ियों से उनका अभिनंदन किया। ताज होटल में उन्होंने मॉरिशस के प्रधानमंत्री के सम्मान में भोज का आयोजन किया और बाद में द्विपक्षीय वार्ता भी की। पीएम मोदी के इस दौरे को काशी के विकास और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के लिहाज से अहम माना जा रहा है। आदरणीय मोदी जी केवल भारत के नहीं, विश्व के नेता हैं, और विश्व के नेता है, और अपने वाराणसी के सांसद भी हैं, और देश के प्रधानमंत्री हैं, और ये उनका 52वां बार दौरा काशी में हो रहा है। और ये प्रधानमंत्री उनके आगवानी के लिए और उनके साथ भोजन के लिए और द्विपक्षीय वार्ता के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी आ रहे हैं। उनके स्वागत अभिनंदन के लिए भाजपा का एक एक कार्यकर्ता और काशी की एक एक जनता उनके स्वागत अभिनंदन के लिए यहाँ आप देख सकते हैं। देखिए, मोदी जी है तो विकास तो ऐसा ही है। मोदी जी जहाँ जब आते हैं काशी में कुछ ना कुछ दे के जाते हैं। ऐसा कोई दौरा नहीं हुआ जिस समय उनका करोड़ों रुपया यहाँ काशी वासियों को न मिला हो। आप चाहे रोपे उठा लीजिए, चाहे सड़क देख लीजिए, चाहे कॉरिडोर देख लीजिए, सब मोदी जी का देन है। 14 के पहले वो सब कुछ नहीं था, आज 14 के बाद सारा कुछ मोदी जी का ही दिया हुआ है। विकास को लेकर आप खुश हैं? एकदम, काशी की जनता गदगद है, खुश नहीं है, गदगद है। कोई जनता खुश की बात नहीं, बहुत गदगद है। मतलब मोदी जी ने जो नहीं दिया देना चाहिए वो भी दे दिया। रोपवे की बहुत आवश्यकता नहीं थी, मगर मोदी जी ने काशी जनता को रोपवे देकर विश्व स्तर पर काशी का नाम रोशन करने का काम किया। एक सांसद अपने संसदीय क्षेत्र में लगातार आता रहता है। ऐसे हमारे काशी के लोकप्रिय सांसद और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी लगातार काशी आते हैं। और चूंकि आज अवसर कुछ अलग है, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ मॉरिशस के हमारे राष्ट्रपति जी भी यहाँ पर आ रहे हैं, और एक ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक बैठक यहाँ पर होने जा रही है। जिस तरीके से हमारे माननीय सांसद जी ने जब काशी को सजाया और संवारा है, निश्चित ही आज वो पूरी देश और दुनिया देखने आ रही है, तो हमारे लिए गर्व की बात है। और हम जब अपने माननीय प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद के लिए सड़कों पर इस धूप में आप देख रहे खड़े होकर पलक पौड़े बिछा करके उनका कहीं न कहीं स्वागत और अभिनंदन करने के लिए इस पूरी भीड़ के साथ अब तक खड़े हैं। विकास को लेकर क्या कहना चाहिए? विकास की तो बात तो बहुत दूर की हो गई। विकास की तो अब बनारस में कोई बात ही नहीं करता। जब मोदी जी आते हैं करोड़ों करोड़ों की परियोजनाएं देके जाते हैं, और काशी नहीं पूरे पूर्वांचल में विकास की जो गंगा बह रही है वो आपको मूर्त रूप ले रही है और आपको दिखाई दे रही है। जिस तरीके से काशी में आप देख रहे हैं कि चौमुखी विकास हो रहा है, चाहे वो कॉरिडोर को लेके हो, चाहे वो तमाम चीजें हैं, चाहे वो अभी देख रहे हैं कि आप यहाँ पर भी मेट्रो का प्रोजेक्ट आने वाला है। अभी यहाँ पर तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिसको कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और काशी के लोकप्रिय सांसद, जिनको हम लोगों ने अपने वोट, जैसा कि हम सभी लोग आज पिछले 2013 में जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे
आए हुए थे, माँ गंगा ने उनको बुलाया था। उसके बाद आज 2024-25 में पिछले 10 सालों में जो उनकी चारों तरफ बनारस ही रही, पूरे पूर्वांचल, पूरे देश में जो विकास की लहर चली, ऐसा रूप कभी दृश्य हमने अपनी इस उम्र में तो नहीं सोचा था। मैं तो इसको अद्भुत मानता हूँ। आज बनारस से किसी तरफ चले जाइए, क्या बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सड़कें, लाइट, बिजली, पानी और बहुत कुछ, जैसे किसान सम्मान निधि, उज्ज्वला योजना, ओडीएफ, शौचालय का व्यवस्था, उसके बाद आवास का व्यवस्था, तमाम ऐसी विकास की योजनाओं की नदी बह रही है। आज जनता संतुष्ट है, खुश है। आज इसी पर विकास को लेकर आप खुश हैं? विकास को लेकर हम खुश ही नहीं, कभी विकास ऐसा देखा ही नहीं था। हम खुश नहीं है, आगे वाली भविष्य पीढ़ियां भी खुश रहेंगी। विकास का जो एक उद्देश्य प्लानिंग के तहत विकास के काम गति किया गया है, ये प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये बड़ा विकास कार्य हो रहा है और अच्छा हो रहा है। ऐसा हम तो स्वागत है। हम लोग तो बराबर के कार्यक्रम में रहते हैं, और हम लोग स्वागत करने के लिए यहाँ तैयार हैं। विकास को लेकर क्या कहना चाहिए? विकास तो बनारस में बहुत हो रहा है, बहुत विकास हो रहा है। खुश हैं विकास को लेकर? बहुत खुशी है आप? जी बहुत। प्रधानमंत्री ने महाराज विकास की दौर, विकास की लहर लाया। बहुत विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, विकास से खुश हैं? जी प्रधानमंत्री से आप खुश हैं? जी एकदम 100%। यूपी के संभल में आतंकवाद पर नकेल कसने के लिए एटीएस यूनिट की स्थापना की मंजूरी मिल गई है। योगी सरकार ने आतंकियों और उनकी सोच को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाया है। संभल का आतंक संगठनों से पुराना संबंध रहा है। अलकायदा, सिमी, आईएसआईएस जैसे संगठनों से जुड़ाव की घटनाएं सामने आती रही हैं। फिलहाल एटीएस यूनिट सत्ववृत्त चौकी में स्थापित की जाएगी और बाद में शेरखा सराय में 3 बीघा भूमि पर स्थायी कार्यालय बनेगा। स्थानीय प्रशासनों ने जमीन का आवंटन कर दिया है। एटीएस की मौजूदगी से क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत होगी। जनपद संभल में शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार एक एटीएस की यूनिट की स्थापना विवादित धर्मस्थल के पास सत्यव्रत चौकी में की जा रही है। शासन के द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुसार यहाँ पे एक एटीएस की यूनिट के लिए काफी जमीन की आवश्यकता है, उसको भी चिन्हित कर लिया गया है और एक नई यूनिट की स्थापना की जाएगी। उल्लेखनीय है कि यहाँ पे अलकायदा इन इंडियन सबकॉन्टिनेंट, हरकतुल मुजाहिदीन, सिमी, आईएसआईएस इस तरह के कई आतंकवादी पूर्व में सक्रिय रहे हैं और वर्तमान में वो लोग अफगानिस्तान, पाकिस्तान या भारत के भी कई विभिन्न क्षेत्रों में एक्टिव हो सकते हैं। भविष्य में इस तरीके के आतंकवादी और ऐसी सोच के लोग यहाँ पे ना पनपे, उसके लिए इस तरह की यूनिट की स्थापना की आवश्यकता थी, जिसको भली भांति शासन के द्वारा परखा गया और उसके बाद में यूनिट की स्थापना के दिशा निर्देश वो दिए गए हैं। यूपी के मथुरा में बाढ़ राहत शिविरों में पहुंचे सांसद हेमा मालिनी ने पीड़ितों से मुलाकात कर उनका हाल जाना। उन्होंने बच्चों को दुलारते हुए भोजन प्रसाद भी अपने हाथों से वितरित किया। शिविरों में गौवंश को चारा, पानी की व्यवस्था की सराहना की, खुद हरा चारा भी खिलाया। हेमा मालिनी ने कहा कि सरकार पीड़ितों के साथ है और पानी उतरने के बाद ही लोगों को घर भेजा जाएगा। यमुना में जल स्तर में गिरावट पर संतोष जताते हुए उन्होंने प्रशासन की राहत व्यवस्था की सराहना की। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितना अच्छा व्यवस्था किया है और हम बधाई देते हैं हमारे डीएम साहब को और उनके साथ मिले हुए सारे प्रशासन के सभी लोगों को। बहुत बढ़िया अरेंजमेंट किया है। एक एक अलग अलग टेंट्स लगाए हैं जहाँ पे सब लोग विश्राम कर रहे हैं, बच्चों के साथ, परिवार के साथ। बहुत सारी महिलाएं भी हैं और कई आदमी लोग भी हैं इधर। एंड खाने का किचन भी है और सर्व करने के लिए भी अलग जगह है और बहुत ही अच्छा है। एंड देन साथ साथ में बहुत सारे गाय, बकरी, ऊंट भी है इधर, उनका भी चारा मिल रहा है और उसका भी वेटरनरी यूनिवर्सिटी से आए हैं डॉक्टर्स, सब उन लोगों का भी देखभाल हो रहा है। तो यहाँ पे कोई बीमार नहीं है। दे आर वेरी हैप्पी। ऐसा लगता है कि उनको और भी यहाँ पे और भी कितने भी दिन रखेंगे, रहने के लिए तैयार है। और जैसा पानी वहाँ पे निकल जाएगा फिर उनको वापस जाना पड़ेगा। ये जो हुआ वो बहुत ही अच्छा नहीं है, बेचारा उनको घर सब छोड़कर यहाँ आना पड़ा। बट जहाँ पर भी आए हैं उनको बहुत वेरी नाइस अरेंजमेंट्स बीइंग डन बाय द ऑफिशियल्स एंड प्रशासन एंड डीएम साहब स्पेशली हैज टेकन केयर एंड डन ए वंडरफुल जॉब। सो आई रियली कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू, वेरी नाइस। अभी और भी ऐसा 12 शिविर और भी है
शिविर नहीं, उसको क्या बोलते हैं, कैंप सर जाए, तो आप उधर भी जाकर हम देखेंगे। यूपी के रायबरेली के पूर्व मंत्री और विधायक डॉक्टर मनोज कुमार पांडे ने दिशा की बैठक का बहिष्कार किया। उन्होंने बिहार में कांग्रेस नेता द्वारा पीएम मोदी की दिवंगत मां पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी को इसका कारण बताया। डॉक्टर पांडे ने कहा कि देश में मां को देवी का दर्जा प्राप्त है और इस तरह की टिप्पणी भारत माता का अपमान है। उनका यह निर्णय व्यक्तिगत और पार्टी की भावना का प्रतीक है कि राजनीति में ऐसे अपमानजनक शब्दों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। यूपी के हरदोई के सवायजपुर विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में मसीहा बनकर सामने आए हैं। 150 गांवों में फैली बाढ़ के बीच वे लगातार भ्रमण कर रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर राहत सामग्री का वितरण किया जा रहा है। विधायक ने प्रशासन और कार्यकर्ताओं को सख्त निर्देश दिए हैं कि हर जरूरतमंद तक तुरंत मदद पहुंचे। वे खुद लोगों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुन रहे हैं और राहत सामग्री प्रदान करवा रहे हैं। क्षेत्रीय जनता उन्हें संकट की घड़ी में उम्मीद की किरण मान रही है। आप देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में भयंकर बाढ़ आई हुई, लगभग 150 से अधिक गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। सारी फसलें चौपट हो गई हैं और हम लोग लगातार जा रहे हैं, हमारे पार्टी पदाधिकारी क्षेत्रों में जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों में हम सब लोग मिलकर के जनता की सेवा करने का काम कर रहे हैं और जिस प्रकार राहत सामग्री माननीय मुख्यमंत्री जी ने भेजी सरकार के द्वारा, वो जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज हम लोग गर्रा के किनारे के जो भरकनी ब्लॉक के गांव थे, उसमें मंझा था, पिपरिया थी, बीरमपुर था, आपका उमरिया थी, इन गांव में राहत सामग्री बांटने का काम किया है। और बाकी उसके बाद फिर हम ललुआपुर, रंधुरपुर, खाजीपुर, बड़ैया, इन दूसरे गांव 2 जगह आज सामग्री का वितरण हुआ है और वहां पर संबंधित तहसील लगती है, उनके एसडीएम साहब, नायब साहब और हमारे जो लेखपाल साहब लोग थे, उनसे मिलकर के बताया गया कि आगे इन लोगों की व्यवस्थाएं ठीक करें, जो फसल का ठीक से सर्वे कराएं, जो लोग बचे रह गए हैं उन तक ये राहत सामग्री पहुंचाई जाए। तो इस प्रकार लगातार हमारा भ्रमण चल रहा है पूरे विधानसभा के क्षेत्र में जो बाढ़ पीड़ित गांव है, सभी जाने का मेरा प्रयास। यूपी के मेरठ में विवादित अब्दुल्ला रेजिडेंसी पर चला योगी सरकार का बुलडोजर। यह वह कॉलोनी थी जहां हिंदुओं को नो एंट्री के पोस्टर लगे थे। प्रशासन ने अवैध निर्माण को चिन्हित कर ध्वस्त कर दिया। ऊर्जा मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने इस मुद्दे को उठाया था, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। प्रशासनिक अफसरों ने मौके पर निरीक्षण कर कानूनी प्रक्रिया के तहत बुलडोजर चलवाया। इस कार्रवाई को लेकर स्थानीय लोगों में सरकार के प्रति भरोसा और कानून व्यवस्था में मजबूती का संदेश गया है। ये अब्दुल्ला रेजिडेंसी हापुड़ रोड मेरठ के संबंध में एक शिकायत आई थी। शिकायत के उपरांत त्रिस्तरीय जांच समिति गठित की गई थी। उस जांच समिति में एसडीएम मेरठ, एससी आवास विकास परिषद और सीओ सिविल लाइन मेरठ की टीम गठित हुई। टीम ने वहां पे जाके जांच की। जांच के बाद ये तथ्य संज्ञान में आया कि आवास विकास की जो लैंड है उस पर अब्दुल्ला रेजिडेंसी के मालिकान के द्वारा अवैध रूप से कब्जा करके बाउंड्री वाल बना ली गई। वो बाउंड्री वाल लगभग 112-13 मीटर के करीब थी और ज़मीन उसमें जो निकल के आया वो लगभग 310 मीटर के स्क्वायर मीटर के आसपास था। अवैध निर्माण को आवास विकास परिषद के द्वारा कल हटवा दिया गया है और जो दोषी लोग हैं उनके विरुद्ध थाना नौचंदी में सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत एफआईआर भी दर्ज कराई गई। यूपी के ललितपुर में LUCC चिटफंड घोटाले में प्रशासन ने 8.40 करोड़ की संपत्ति कुर्की की है। चिटफंड कंपनी ने पैसा डबल करने के नाम पर लोगों से करोड़ों की ठगी की थी। पुलिस व प्रशासन ने अभियुक्तों की अचल संपत्ति, वाहन आदि को कुर्क करते हुए मुनादी कराई और बोर्ड लगाए। कुल 10 आरोपियों के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई हुई है। यह कार्रवाई निवेशकों को न्याय दिलाने और भविष्य में ऐसे घोटाले पर लगाम लगाने के लिए अहम मानी जा रही है। यूपी के लखीमपुर खीरी के हैदराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस ने लूटपाट और चोरी में लिप्त 4 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने निर्देशन में चलाए गए अभियान के तहत यह कार्रवाई हुई। आरोपियों के पास से तमंचा, चाकू, सुम्मी और भारी मात्रा में चोरी का सामान बरामद किया गया है। थाना अध्यक्ष सुनील मलिक के नेतृत्व में हुई इस कार्रवाई से स्थानीय लोगों में राहत और शांति का माहौल है। पुलिस की सक्रियता में क्षेत्र में कानून व्यवस्था को मजबूती मिली है।
यूपी के बिजनौर के शेरकोट क्षेत्र में खो बैराज में नहाने गए 2 बच्चे और एक युवक डूब गए। तेज बहाव में फंसने से तीनों गहरे पानी में समा गए। घटना की सूचना पर पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और एनडीआरएफ की टीम को भी बुलाया गया। डूबने वालों में 10 वर्षीय बिपिन, 11 वर्षीय रौनक और 22 वर्षीय सीनू शामिल हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से सुरक्षा उपाय बढ़ाने की मांग की है। घटना से क्षेत्र में शोक का माहौल है। यहाँ पर 6 बच्चे आए थे और 3 बच्चे डूब गए। और लगभग कितने घंटे पहले का मामला है? 4 बजे के आसपास का है। अच्छा, तो क्या तलाश जारी हो रही है? बच्चों की तलाश की जा रही है? हाँ, कहीं बस क्या तलाश कराई जा रही है। आप लोगों ने भैया ना तो अपने बच्चे देखभाल कर रहे हैं बाहर के, बस कोई व्यवस्था इतनी बाहर की यही नहीं रही कि टीम नहीं आ रही बाहर की। यहाँ के जो स्थानीय गोताखोर है वो तलाश कर रहे हैं बच्चों को? नहीं है, हाँ वो कर रहे हैं अपने, जो अपने आपके ही घर पे परिवार के हैं ऐसी देखभाल आम आदमी दूसरे कर रहे हैं, लेकिन कोई बाहर की कोई सूचना नहीं आ रही। अब तक कोई बाहर की टीम आ जाती तो करने वाली बात है। मोहल्ले के कर रहे हैं, इसमें कोई टीम बाहर के कोई। थाना शेरकोट के मोहल्ला निकम्मे शाह के रहने वाले 4-5 बच्चे जो लकड़ी चुनने और नहाने के उद्देश्य से खो नदी के पास आए हुए थे। इसी दौरान कुछ बच्चे 3 बच्चे जो है अंदर नहाने के लिए अंदर चले गए, जिसमें से इनकी डूबने की सूचना मिली है। इसमें 2 बच्चे जिनकी उम्र 13-14 साल के आसपास है और एक 21 साल के आसपास का है। जैसे ही सूचना मिली, थाने की फोर्स मौके पर तत्काल पहुंच गई है तथा गोताखोरों की मदद से इनकी तलाश की जा रही है। जनपद मुख्यालय से भी हम एनडीआरएफ की टीम और फ्लड पीएससी बुलाई गई है, जिससे कि इनकी जल्द से जल्द इनकी रिकवरी की जा सके। मध्य प्रदेश के सिद्धि में बागेश्वर धाम में पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने मीडिया मंथन का आयोजन किया। कार्यक्रम में आगामी 7 से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली पद यात्रा पर चर्चा हुई। पंडित जी ने बताया कि यह पद यात्रा सनातन संस्कृति और जन जागरण का प्रतीक होगी। मीडिया संवाद के दौरान उन्होंने देश में सामाजिक एकता और धार्मिक चेतना को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला। आयोजन में विभिन्न मीडिया प्रतिनिधियों ने भाग लिया। जात पात के दामन को मारना है, उसके लिए शस्त्रों की जरूरत नहीं है, शास्त्रों की जरूरत है, विचारों की जरूरत है, धर्म पर चलने की जरूरत है। धर्म को इस देश में मानने वाले बहुत हैं, धर्म पर चलने वाले कम हैं। अब हमें इस देश में धर्म पर चलने वाले लोगों को आगे लाना है। इस पदयात्रा में अंतिम जो ध्यान रखना है, किसी भी प्रकार से किसी की सुरक्षा में हमारे द्वारा चूक न हो गए, माताएं बहनें सुरक्षित रहें, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। यह पदयात्रा पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। बालाजी और बाकी बिहारी की मिलन की पदयात्रा है भैया, और तो हमारा कोई बताने को है नहीं, हम आप ही लोगों को बता सकते हैं। हमारे निमंत्रण को इस मोबाइल के द्वारा ही सब लोग स्वीकार करें और हमारी भावनाओं को आप जन जन तक पहुंचा दें, ताकि हम जिनको न निमंत्रण दे पाए वो भी पदयात्रा में आ जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। नमस्कार।